आज आपका फिर से एक बार स्वागत है प्रयास इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग जो आज तो देखेंगे वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में जो हमने सिलेबस पिछली बार डिस्कस किया था ऊपर ऊपर से, जो कि जनरली जब एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आती है तो दिए जाते हैं, ये सब्जेक्ट आएंगे। आज हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। एक और चीज़ दोस्तों, हमें सब्जेक्ट में वैसे तो सभी कुछ एक बार पढ़ना ही होता है, परंतु कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं दोस्तों जिसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मैं आज आपको वो पोर्शन बताऊंगा जिसको आपको बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है। कुछ एरिया ऐसे हैं जैसे कि इंग्लिश है और हिंदी है जिसके अंदर सब जगह से क्वेश्चन आते हैं, तो उनको तो हम देखेंगे ही। बाकी जो एरियाज़ हैं जैसे साइंस हो गया या आपका हिस्ट्री हो गया, तो उसके अंदर कुछ लिमिटेड एरियाज़ होते हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन सारे जितनी भी स्लाइडें मैंने बनाई हैं, आप इनको एक बार अपना आप या तो इसको काट लें या फ़ोटो खींच लें, जैसा भी आपको इसको सेव करके रखना हो कर लें। और जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप इन स्लाइड्स को ज़रूर देखें और आप देखें कि आपने कहीं इन पोर्शन को छोड़ तो नहीं दिया। और दोस्तों एक और चीज़ वो ये है, जब आप आखिरी में रिवीजन कर रहे हो तो इन एरियाज़ का जो भी है सेक्शन में बताऊंगा आपको, इनको आपको ज़्यादा रिवाइज करना है। इनमें से आपके क्वेश्चन फंसेंगे और आप जो है ज़्यादा मार्क्स ला पाएंगे। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं फिर। तो एक और चीज़ यहाँ पे देखिए लिखा है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो क्या मतलब है इसका कि देखिए दोस्तों, हम सब तैयारी करेंगे, है ना, बहुत सारे बच्चे तैयारी करेंगे, सबको सिलेबस पता है, परंतु क्या है, विनर्स जो होते हैं वो सिलेबस तो जानते हैं, पर वो ये जानते हैं कि सिलेबस को कैसे पढ़ना है। समझ गए ना आप मेरी बात? सिलेबस को कैसे पढ़ना है ये वो जानते हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको सिलेबस को कैसे पढ़ना है। सिलेबस नहीं पढ़ना है, सिलेबस को कैसे पढ़ना है ना। तो सिलेबस के अंदर क्या क्या पढ़ना है और कहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं फिर। तो देखिए, ये तो हमने पिछली जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने डिस्कस कर लिया था, इस पर हम लोग ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। जिससे आपको पता है हमारे चैनल का क्या है मोटो, नो नॉनसेंस, कोई बकवास नहीं, बिल्कुल समय नहीं ख़राब करना है, बड़े वीडियोस नहीं बनाने, और ना ही मुझे कोई व्यूज़ बनाने हैं और ना आपको ज़्यादा समय ख़राब करना है यूट्यूब पे। सीधे टू द पॉइंट देखिए, पढ़ाई करिए और एग्ज़ाम क्रैक करिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि सिलेबस में हमें जो कि हिंदी में जो देखना है वो है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग जनरली हिंदी में पढ़ते ही हैं। तो आप एक बार हम लोग देख लेते हैं कि विलोम शब्द हो गए, जैसे वर्तनी सुधार के शब्द हो गए, स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग, और ये सारे इन्हीं सारे पर क्वेश्चंस आते हैं और आए भी थे पिछली बार जो हमने इलाहाबाद आर का पेपर देखा था। तो दोस्तों आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इन सारी चीज़ों पर, ठीक है। इंग्लिश की तरफ आते हैं। इंग्लिश में देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मैंने जो देखिए यहाँ पे ऊपर से लगाया है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो स्पेलिंग्स के जो क्वेश्चन होते हैं, है ना, सही गलत स्पेलिंग बताओ, इसके क्वेश्चन देखे गए थे, पिछली बार ज़्यादा आए थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। क्लोज टेस्ट मतलब कि जैसे आपको एक वो दे दिया गया, सेंटेंस दे दिया गया, उसके अंदर आपको भरना होता है सही चीज़ क्या आएगी यहाँ पर, है ना। तो वो चीज़ होता है क्लोज टेस्ट, तो इसके क्वेश्चन आते हैं। फिर एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, देखिए इनके रूल्स हैं, और अगर आपने रूल्स पकड़ लिए तो आप इनके क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे। और इस बार आया भी था क्वेश्चन, शायद एक या दो क्वेश्चन दोनों में से आए थे, तो इसको आपको पढ़ना है। फिर देखिए दोस्तों, छठा जो है जो कि है वर्ड पावर, है ना, जिसके अंदर आता है सिनोनिम एंटोनिम। एंटोनिम सिनोनिम मतलब ऑपोजिट बताना है, एंटोनिम, और सिनोनिम मतलब सेम सिमिलर बताना है, एक जैसा बताना है। तो इसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रणनीति इसकी बताता हूँ। आपके पास जो भी किताब मैंने बताई आपको, केडी पब्लिकेशन की बताई, या जो भी आपके पास इंग्लिश की किताब है जिसको आपको लगता है कि अच्छा कवरेज है, आप उस किताब के अंदर से उस किताब के अंदर से आप इनको जो है रोज़ डेली बेसिस पे आप 10 या 15 देखिए, ठीक है। और शाम को रिवाइज़ करिए, फिर हफ्ते के एंड में आप उनको रिवाइज़ करिए। ऐसे ही आपको रोज़ करना है, यानी कि आज 10, कल 10, परसों 10, ऐसे आपके पास 50 हो जाएंगे एक वीक में। और हफ्ते के एंड में आपके पास कितने हो जाएंगे, 50-60 हो जाएंगे, जो इनको आपको रिवाइज करना है। तो इस तरीके से आप इनको करते रहिए। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, आप जो है कोई भी एक इंग्लिश पेपर, हिंदू हो तो अच्छा है, वरना टाइम्स ऑफ इंडिया भी, अगर आप सिर्फ उसका एडिटोरियल पढ़ने का सिर्फ प्रयास करें। हिंदू का थोड़ा टफ है एडिटोरियल, पर अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पढ़ेंगे थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग से ही आपका इंग्लिश पेपर और अच्छा हो सकता है। आपको मैं सच बता रहा हूँ, आप इसका खुद करके देखिएगा। आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पेपर को पढ़िए, जो आपको इजी लगता है वहाँ से शुरू करिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप हिंदू पढ़ सकते हैं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरू कर सकते हैं। आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जो आपको नहीं आते हैं, तो आप उसकी एक सेपरेट कॉपी भी बना सकते हैं। और जो है इनको करिए, क्योंकि इसके अंदर अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन तो इसी के ही होंगे। तो इसलिए ये ना गलती नहीं होनी चाहिए, ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो ये वर्ड पावर का क्वेश्चन है,
यहाँ पे आपको करना है। फिर जो इडियम और प्रोवर्ब आते हैं, है ना? तो जो कहावतें हैं या इस तरीके से उनको आपको पढ़ना है। तो वही है कि आप रोज़ 10-10 करके पढ़ें और इनको जो है अपना रोज़ के डेली बेसिस पे रिवाइज़ करें और आखिरी में जो है आप जाकर जो है वीकेंड में इसको एक बार फिर से रिवाइज़ करें और जब एग्ज़ाम आएगा तो आपको एक और बार रिवाइज़ करना है। जैसे कि मैंने रिवीजन स्ट्रैटेजी अपने पिछले वीडियो में आपको बताई थी। फिर गलत आपको मतलब जो सेंटेंस है वो उसके अंदर क्या गलती है ये बताना है। तो देखिए ये जो 8वां क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये आपको जो है रीडिंग करके ही होगा। आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप भले ही कितना रूल्स पढ़ लें, आप वहाँ जाके ना रूल्स में कुछ ना कुछ गड़बड़-सड़बड़ कर देंगे। परंतु अगर आप रूल्स भी पढ़ें और साथ में अगर आप रीडिंग करते हैं ना, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे और इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे इस बार जो भी आपका एग्ज़ाम आया था। ठीक है दोस्तों? मैं एक बार इंग्लिश का एक और अलग से वीडियो बनाऊँगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ में आप इंग्लिश को कैसे और अच्छा कर सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा जल्दी बना दे रहा हूँ, परंतु आप एक बार समझ लें ऊपर-ऊपर से, परंतु मैं इसमें डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। फिर आता है टेंसेस, तो जो है जैसे कि पास्ट है, फ्यूचर है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। और दोस्तों वही चीज़ मैं कहूँगा कि आप रूल्स पढ़ लें, परंतु आप रीडिंग करते रहें। रीडिंग से ही आपको जो है ना एक व्यवहारिक ज्ञान आ जाएगा इसका, है ना? एक प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाएगी कि हाँ, इसको ऐसे ही होगा यार, ये गलत ऐसे नहीं हो सकता, इसको हम ऐसे ही करते हैं। तो वो चीज़ खुद से अंदर से आता है। फिर प्रेपोजिशन हो गए, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेपोजिशन, क्योंकि पूछता है ऑन कहाँ लगेगा, एट कहाँ लगेगा। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो इसके लिए आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप एक बार रूल्स पढ़ें, क्योंकि रूल से ही ये होगा, है ना? रीडिंग भी आप करेंगे, पर अगर आप रूल्स पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको रीडिंग में भी हेल्प करेगा वो। और आप इसके लिए अच्छे से रूल्स पढ़ें प्रेपोजिशन के लिए स्पेशली। फिर है वर्ब और एडजेक्टिव्स, तो वर्ब और एडजेक्टिव्स के लिए मैं वही कहूँगा आप रीडिंग करते रहें और अपना जो भी मैंने आपको बुक बताई केडी कैंपस की उसको पढ़ें, है ना? उसमें जो भी आपका ये जो चीज़ें हैं वो कवर्ड हो जाएंगी। ठीक है? फिर कुछ इधर उधर के क्वेश्चंस थे, जैसे कि कौन सी किसने किताब लिख दी, उसके लिए हमें परेशान नहीं होना है। मैंने जैसे कि पहले भी वीडियो में बताया कि ये ऐसे कुछ 10-15 क्वेश्चन होंगे जो बहुत मुश्किल है, किसी से भी नहीं निकलेगा। ठीक है? तो बहुत कम, एक दो अगर किसी की लक चल गया, किसी ने कहीं पढ़ लिया तो कर लेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये इंग्लिश का इतना ही मैं इसमें बताऊंगा, परंतु एक इसका अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं मैं और डिटेल वीडियो बनाऊं, जैसे कि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने बोला भी बनाए, तो आप कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट पे बताएं मुझे कि आप और क्या क्या चाहते हैं। फिर देखिए कंप्यूटर्स आता है, इस सेक्शन में क्या करना है कि उसमें देखिए जब आप सिलेबस देखेंगे ना सिर्फ कंप्यूटर्स लिखा हुआ है, पर ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है? तो आप देखिए प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या आया था। तो प्रीवियस ईयर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि जो उसके अंदर माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। प्रिंटर्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से अलग अलग तरह के प्रिंटर्स हैं। ठीक है? फिर एक आता है फुल फॉर्म्स, है ना? तो इन फुल फॉर्म्स को जो है आपको पढ़ना है, जैसे कि पीएनजी का क्या मतलब है, पूरा क्या लिखेंगे, एक्सएमएल को पूरा क्या लिखेंगे, ओपीसी को पूरा क्या लिखेंगे, आईएमईआई। तो इस तरीके से आपको जो है इनको भी पढ़ना है। तो हम इसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे आराम से, आपको बिल्कुल परेशानी होना। आप अगर अपना तैयारी करते रहें और साथ में जो है वीडियो यहाँ भी देखते रहें, तो आपका क्या है ना एक पूरा कवरेज हो जाएगा। ठीक है? फिर माइक्रो प्रोसेसर से पिछली बार क्वेश्चन आया था, जैसे कि आप देखा होगा, या कंप्यूटर के इंटरनल मेमोरी के बारे में क्वेश्चन आया था, है ना? तो वहाँ पे जो है ये मैं अलग से बनाऊंगा। ये मैंने बुक्स में भी देखा था, बुक्स में नहीं था कि इसके अंदर जो था बस के बारे में पूछा था, रीडिंग बस कौन सी होगी, कंट्रोल बस कौन सी होगी, इस तरीके से पूछा था। थोड़ा सा ना ये एक मतलब कह सकते हैं एक डीप क्वेश्चन है ना? थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर्स को, तभी आप इसको कर पाएंगे। फिर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आता है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में क्या है कि आपके अंदर जो है क्या क्या जो है उसके पार्ट्स हैं ना, मेमोरी कहाँ पे है, कौन सी जो है सेकेंडरी मेमोरी है, कौन सी जो है प्राइमरी मेमोरी है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हो गई दोस्तों। ठीक है? फिर नेटवर्क का एक क्वेश्चन आता है। नेटवर्क में आपने देखा होगा कि पूछा जाता है कि जो स्टार शेप का है या गोलाकार शेप का है, कौन सा इसमें लगेगा, है ना दोस्तों? तो इसको आपको पढ़ना है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। मोबाइल के बारे में आजकल पूछा जा रहा है, तो इसके लिए आप ना थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च करते रहिए कि क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आई है। 4G के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, 3G के बारे में। और हम अपने चैनल के माध्यम से भी चीज़ें डालेंगे, है ना? मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जो है पूरा कवरेज करूँ। अभी जो है हम लोग थोड़ा सा एक स्टार्टिंग कर रहे हैं, है ना? सिलेबस थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं और उसके बाद जो है फिर डायरेक्टली जो है पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे इसका। फिर पावर पॉइंट के बारे में, और एक्सेल है या आपका वर्ड है, उसके अंदर कौन कौन से शॉर्टकट्स हैं, कौन कौन से क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप ज़रूर पढ़ें। फिर क्या है,
जनरल टर्म्स है ना जो होते हैं, रीड ओनली क्या मतलब होता है, शॉर्टकट्स क्या होते हैं। तो क्या होता है कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें हम रोज़ यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि मान लिया आपने देखा होगा कि अगर किसी फाइल को अगर सेलेक्ट करें, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं, कभी आप ध्यान से देखें राइट क्लिक कर तो आप देखेंगे उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, परमिशंस होती हैं कि इसको क्या रीड ओनली कर सकता है कोई, परमिशंस है ना, कि इसको राइट एंड रीड भी कर सकता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको घबराना नहीं है इनके अंदर, ये कठिन है। ठीक है ना, ये वाला जो आखिरी वाला है ये कठिन है। ये लोग जो है जनरली सीखते हैं कर कर। तो अगर आप कंप्यूटर करते रहेंगे तो सीख जाएंगे, है ना। अगर आप करते जाएंगे तो ईजी हो जाएगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए टफ है। कितना पढ़ेंगे कंप्यूटर्स में, है कि नहीं। आप कुछ कुछ चीज़ें पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये माइक्रो प्रोसेसर वाला पार्ट जिसके अंदर मेमोरी बस के बारे में था, नेटवर्क वाला पार्ट, ये सबको पढ़ना पड़ेगा। इवन मुझे भी ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि ये नेटवर्क वेटवर्क है और ये सारे कई तरह के होते हैं ना, ये कोई याद थोड़ी ना करने वाली। पर जो आखिरी वाला है ये व्यवहारिक चीज़ें, आप जो रोज़ कर रहे हैं वो व्यवहारिक चीज़ें। फिर दोस्तों देखिए जनरल साइंस का क्वेश्चन आता है, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी, इसका वेटेज भी है, क्योंकि इसमें 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर कि आप जो मैंने टॉपिक्स बताया ना, इन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़िएगा आप। एक बार देख लीजिए आप लोग कि जैसे पदार्थ के बारे में हो गया, अमल और क्षार के बारे में तो क्वेश्चन आता ही आता है। इवन इसके आप एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी में से उठाकर, ठीक है ना। और अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो, आप प्लीज़ नीचे कमेंट में डालिएगा कि आपको क्या और इसके बारे में जानना है। फिर परमाणु के बारे में पूछता है इसी तरीके से, है ना। जानवरों के बारे में पूछता है, जिनकी रीढ़ की हड्डी है, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, उसमें क्या डिफरेंस है। इस तरह का क्वेश्चन पिछली बार आया भी था। फिर हमारे जो अंग हैं अलग अलग, जैसे आँखों आँखों के बारे में दोस्तों आपको पढ़ना है, दिमाग के बारे में आपको पढ़ना है, दिमाग के कौन कौन से अलग अलग पोर्शन है उसके बारे में आपको पढ़ना है ना। फिर विटामिन के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, फैट्स के बारे में, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको देख लेना है, कौन से विटामिन कहाँ से मिलता है, कौन से फल से मिलता है ना। ये सब चीज़ें, उसके बाद कौन सी बीमारी दूर होती है ना। ये सब चीज़ें कहाँ पे पचता है, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए पेट में। फिर ट्रांसफॉर्मर और जो इलेक्ट्रिसिटी, इसके ऊपर क्वेश्चन था, बिजली के ऊपर क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, कितना तरह का विंग्स है। अब देखिए जैसे कि ट्रांसफॉर्मर के ऊपर क्वेश्चन आया तो आपको ट्रांसफॉर्मर इस बार पढ़ना है। पर ट्रांसफॉर्मर तो पढ़ लिया आपने, तो इसके साथ जब आप बुक में पढ़ेंगे, साइंस की बुक में 11 जो भी हम एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं 6 से लेकर 10वीं तक, या लूसेंट की भी, तो आप जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, जब ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ रहे हैं, हो सकता है उन्होंने मोटर्स के बारे में पढ़ा रखा हो। तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि एसी मोटर क्या होती है ना, डीसी मोटर क्या होती है, इनपुट क्या आता है एसी मोटर में, डी और ये जो है इन्वर्टर क्या काम करता है। इस तरीके से आपको पढ़ना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। ट्रांसफार्मर अगर में आया है तो आपको एसी मोटर, डीसी मोटर, इन्वर्टर, ये सब पढ़ना है। तो ये सब आपको लूसेंट में मिल जाएगा, या 6 से लेकर 10 तक मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा, हम अपने चैनल पर डालेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत हों। आप जो है बस सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। फिर देखिए ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। फ्री फॉलिंग क्वेश्चन था, मतलब ऊपर से किसी को फेंक दिया, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो ये जो है आप एक बार बस एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए इनका, और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी की बुक में, आप उनको ज़रूर पढ़ें। तो देखिए पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, ये मत सोचिए कि सिर्फ कहीं के मॉक टेस्ट लगा लूँगा, 100 1000 क्वेश्चन पढ़ लूँगा, मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा। नहीं, एग्ज़ाम ऐसे नहीं निकलेगा दोस्तों। एग्ज़ाम निकलेगा पढ़कर, पढ़ना पड़ेगा, फिर क्वेश्चंस लगा लगा के आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कमी है। ठीक है, परंतु आपको पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप आगे देखिए। फिर लेंस में आपको पढ़ना है अवतल उत्तल, तो अवतल उत्तल पे क्वेश्चन आया था। फिर आपको उनके बारे में थोड़ा और पढ़ लेना है कि अगर यहाँ पे, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ, मतलब कोई भी आदमी यहाँ खड़ा होगा तो कहाँ पे उसका जो है प्रतिबिंब बनेगा, इमेज कहाँ बनेगी। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर दी हुई हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है। थोड़े बहुत अपने नोट्स बनाने का प्रयास करिए। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, आगे हम कैसे इसको लेके चलेंगे, आप बने रहिए। और इन्वायरमेंट, एक इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं, वो थोड़ा बेसिक्स होते हैं, थोड़ा बहुत पूछेगा आपसे, बायोडाइवर्सिटी क्या है ना, क्या क्या अलग अलग जो है खाद्य चेन जो है, मतलब फूड चेन जो है ना, जो एक तरह से श्रृंखला जो है, खाद्य श्रृंखला, है ना। शेर ने जो है चीते, मतलब जो भी है, शेर ने जो है हिरन को खाया, हिरन ने, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से आपको पढ़ लेना है। ये सब भी आपको एनसीईआरटी की 10 से लेके और 6 से लेके 10 की किताबों में आपको सब मिल जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, मॉडर्न में हिस्ट्री में आपको कहाँ कौन कौन से एरिया में ज़्यादा फोकस करना है। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था ना आपको कि 1885 से 1916 तक, ये जो है आपको बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना, इस एरिया को अच्छे से बिल्कुल पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आएगा। फिर कांग्रेस का गठन हुआ था इसी के पास 1885 में अराउंड, तो इसको आपको पढ़ना है, कांग्रेस के कौन कौन से लीडर है ना। पूरा उसके अंदर पीएचडी नहीं करना है दोस्तों, आपको ये पढ़ना है कि कौन पहला मुस्लिम लीडर कौन था, है ना।
फिर जो है आपको ये पढ़ना है कि पहला जो था फॉरेनर जो फॉरेन था, यानी अंग्रेज कौन उसका जो था वो लीडर था, है ना, प्रेसिडेंट था। फिर आपको पढ़ना है इसके अंदर कौन कौन सी औरतें इसके अंदर प्रेसिडेंट रही, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, जो मतलब सोशल रिलीजियस मूवमेंट कौन कौन से हुए, है ना, बहुत सारे सोशल रिलीजियस मूवमेंट भी तो हुए। जैसे सती प्रथा को हटाया गया, उसमें कौन कौन से लीडर थे, उसके अंदर कौन कब कब हुआ, ये आपको थोड़ा फोकस करके पढ़िएगा। फिर कुछ स्पेशल मूवमेंट्स थे, जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट हुआ 1905 के पास, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ 1920 के पास, फिर गदर मूवमेंट हुआ, है ना, 1916-18 के आसपास। फिर एक होता है कि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ। फिर सीआर प्लान आया। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बस ऊपर ऊपर से, मतलब ऊपर नहीं, थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिए कि क्यों आया और क्या था इसके अंदर, क्योंकि पिछली बार माउंट बैटन प्लान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और माउंट बैटन प्लान को जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वही कर पाएगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि आखिरी में कौन सा प्लान आया, ऐसा क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन क्या था, माउंट बैटन प्लान के अंदर क्या क्या था वो। तो आपको ये जो मैंने मेन मेन बताया ना, ये वाले, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है एक बार, जो जो मेन है। और भी जो मेन आपको लगे कि जो उस समय मूवमेंट थे वो पढ़ लेना। वैसे मैंने मोस्टली लिख दिए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। इसके अंदर ना एक दो शायद मिसिंग हो, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मुझसे, तो आप सब देख लीजिएगा, जो कि नेहरू जी लेके आए थे। फिर एजुकेशन में कौन कौन से लोग आए, ठीक है। एजुकेशन ये मैं अलग से ना दोस्तों एक काम करूँगा, मैं इसका एक अलग से सेपरेट सा वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। एजुकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से टॉपिक्स थे, उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से लोग थे उसके अंदर, ये सारी चीज़ें। फिर पोर्चुगीज़, जो मतलब शुरू में कौन कौन लोग हैं ना, पोर्चुगीज़ आए, फ्रेंच आए, डैनिश आए, तो इनका एक सीक्वेंस है, उस वो पढ़ना है आपको। फोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, उन्होंने कौन कौन से फोर्ट्स बनाए, उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो टफ होते जा रहे हैं और लोग तैयारी अच्छी कर रहे हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है ना। पर मैं क्या करूँगा, अपना इस कोर्स, मतलब जो भी ये अपना चैनल है, इसके माध्यम से कोर्स लाऊंगा, जिसमें आप बस वो कोर्स देख लीजिए, आपको बहुत चीज़ें कवर हो जाएंगी। अराउंड 90% जो है वो कवर हो जाएगा। तो आप लोग जो है बने रहिए, थोड़ा सा जो है पूछते रहिए क्या क्या आप और क्या क्या चाहते हैं, तो मैं थोड़ा सा और अच्छे से इन चीज़ों को बना पाऊँगा, ठीक है। फिर आते हैं हम मेडिवल एंड एंशंट में। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, जो मैंने देखा पिछली बार जो क्वेश्चंस आए हैं वो इन सारे रीजन से आए हैं, और जो है इन सारे रीजन से आए हैं, और जो इसमें से क्वेश्चन फिर आएगा ही आएगा। तो आपको इन सारी चीज़ों को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे कि डायनेस्टीज़ के बारे में, जो जो कौन कौन से लोग राजा रहे, कौन कौन से राजा रहे, कौन कौन से जो है किन आक्रमण किया, है ना, इनके बारे में। फिर जो चौहान के बारे में पूछा गया था ना, और एक जो था ये स्लेव डायनेस्टी जिसमें इल्तुतमिश था, सब। तो ये रीजन में आपको पढ़ना है, ठीक है। इन सारे रीजन में पढ़ना है, और आपको देखना है उस समय कौन कौन से युद्ध हुए इन सब समय में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए एंशंट में, जो कि मतलब हमारा सबसे पुराना, मतलब एकदम पुराना है जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, गुप्तास के बारे में पढ़ना है ना, सतवाहनास, मौर्यान्स। तो गुप्ता पे पिछली बार क्वेश्चन आया था एक, आप सबने देखा होगा ना, कि नेपोलियन शायद किसको बोला जाता है, ऐसे कोई क्वेश्चन था। तो वो पढ़ना है। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप इन सारे जो वंश थे इनको पढ़ रहे हो, तो एक बार दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, एक क्रोनोलॉजी, कौन किसके बाद आया, कौन किस किसके बाद आया, और दूसरा उनके एडमिनिस्ट्रेशन, कि वो लोग कैसा काम करते थे, कैसा उनकी प्रणाली थी, कौन उनका जो था जो हेड, मतलब मान लीजिए विलेज में जो ऊपर रहता था उसको क्या बोलते थे उनके। और फिर दूसरी और ये सारी चीज़ें, है ना, उनके गाँव में कैसे उनका जो था मतलब जो कैसे गाँव को विभाजित किया गया था, कैसे जो है उनके अलग अलग जो थे हिरार्की थी, हिरार्की का मतलब कौन किसके ऊपर आता था, उनके नाम क्या थे, इस तरीके से आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें कहाँ मिलेंगी आपको, मैंने बुक्स बताई हैं आपको, उन्हीं बुक्स में से आपको पढ़ना है। फिर इकोनॉमी के बारे में पढ़ना, इकोनॉमी मतलब कि आपकी जो उस समय वाणिज्य था वो कैसे चलता था, है ना, जो उस समय जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था, जो भी कर वसूला जाता था, वो किस रूप में वसूला जाता था। जैसे हुंडी पे क्वेश्चन पिछली बार आया था, इसी तरीके से क्वेश्चन फिर आएगा। आप समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन कोई ऐसा पर कहीं से अलग से नहीं बनेगा, वहीं से ही बनेगा। इन जो एरिया में आपको बता रहा हूँ, इन्हीं क्वेश्चन में से एरिया बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी में क्या है, वही मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे कौन किसके बाद आया, कौन किसके किसके बाद आया, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ज़रूर क्वेश्चन बनता है। तो तीन चीज़ें आपको पढ़नी है, क्रोनोलॉजी, और कौन किसके बाद आया, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कैसे कैसे जो था उन्होंने अपने यहाँ जो उनका जो भी नगरीकरण था वो कैसा था, उनका जो विलेज का सिस्टम था वो कैसा था, गांव का सिस्टम, और उनका जो था वाणिज्य कैसा था, उनका कर कैसा वसूला जाता, ये सारी चीज़ें आपको इनके अंदर पढ़नी है। फिर ज्योग्राफी में देखिए दोस्तों क्या करना है, ज्योग्राफी में क्लाइमेट के ऊपर आपको ज़रूर पढ़ना है ना। जो आपका ये जितना भी
साइक्लोन आता है ना, जितना भी चक्रवात आता है, टॉर्नेडो आता है, इन सब अलग अलग नाम हैं इनके, है ना। और एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एल नीनो, इसको तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। एल नीनो एल और एल नीना, ये दोनों बहुत, एक इसमें और भी होता है एल मोडाकी भी होता है, वो भी आपको पढ़ना है। तो साइक्लोन हो गया, टॉर्नेडो, ये सब आपको पढ़ना है। क्लाइमेट पे जरूर क्वेश्चन आएगा, ये बात ध्यान रखिए। जब ज्योग्राफी पूछेगा क्लाइमेट पे क्वेश्चन आएगा ही, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट आर हो। भाई ज्योग्राफी में और क्या पूछेगा, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। फिर आपको क्या पढ़ना है, लोकेशंस पढ़ना। अब देखिए दोस्तों, इसको पढ़ने की एक रणनीति है। देखिए क्या है, आपको ना थोड़ा जब एग्जाम पास आने लगे, मान लीजिए जब नोटिफिकेशन निकल जाएगा, अब आपके पास 30 दिन है, तो आप क्या करिए, रोज मैप लेके बैठ जाइए। और मैप आधा घंटा बस, आप देखिए आज एशिया का मैप देख लीजिए, एशिया में देख लीजिए कौन कौन से, और एक लिस्ट बना लीजिए। जैसे कि पर्वत हो गए, लेक हो गए, है ना। इसका भी मैं एक अलग से स्ट्रैटेजी बनाता हूँ आपके लिए, बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। आप देखिएगा, आप उसको फॉलो करेंगे ना, आपका मैप यूँ हो जाएगा सॉल्व ज्योग्राफी का तुरंत, पूरे मार्क्स, है ना। तो जैसे कि लेक्स हो गए, सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं। फिर आप उस लिस्ट के माध्यम से खोलते हैं एशिया का मैप, इंडिया का मैप खोलिए मान लीजिए। फिर आप देखिए कौन कौन से माउंटेन्स हैं, कौन कौन से लेक्स हैं इंडिया में, कौन कौन से जो है, जो अलग अलग नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से जो जैव जंतु जहाँ रहते हैं वो कौन कौन से एरियाज़ हैं। फिर आप देखिए कहाँ कहाँ जो है ये मिनरल्स, या जो है ये जो भी हमारे जो है लोहा है, कहाँ कहाँ सोना मिल रहा है, ये सब कहाँ मिलता है। ठीक है दोस्तों, फिर आप ये देखिए कहाँ कहाँ, ये मैं एक लिस्ट दूंगा आप लोग को, तो आप उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही इसको आप देखिएगा। जैसे मैंने ना, ये देखिए बनाया हुआ है, कौन कौन से अलग अलग रास्ते हैं ना, हाईवेज़ हैं, लेक्स हैं, हार्बर हैं, आइलैंड, हार्बर मतलब जो बंदरगाह हैं, है ना, आइलैंड हो गया, आपके द्वीप हैं कौन कौन से, इस तरीके से आपको पढ़ना है। क्लाइमेट हो गया, जब कहीं का क्लाइमेट जैसा होगा वहीं का वहाँ का वेजिटेशन, मतलब कि वहाँ की वनस्पति भी वैसी होगी, है ना। ज़्यादा पानी बरसेगा तो पेड़ ऊंचे होंगे, तो इसी तरीके से आपको वेजिटेशन इससे जोड़ के पढ़ना है। बस ध्यान रखिए, बहुत ईजी होता है। बस आप क्लाइमेट अगर आपने पढ़ लिया, कहाँ पर रेन हो रही ज़्यादा, वहाँ पे वैसी वेजिटेशन भी वैसे जुड़ा रहता है। ठीक है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, पिछली बार एग्रीकल्चर में बहुत क्वेश्चन आए थे, मैं देखा कि अराउंड 10 क्वेश्चन तो एग्रीकल्चर ही से थे। तो एग्रीकल्चर की किताब आती है वाणी प्रकाशन की, मैंने लिखी भी है बुक सेक्शन में, आप उसको जरूर खरीदिएगा। और आप ना इसके अंदर सब कुछ पढ़ लीजिए सॉइल के बारे में, जैसे सॉइल में मल्चिंग जब करी जाती है, अब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको आप चेक करिएगा। मल्चिंग मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। जैसे कि सूखा, सूखा जो भी वो होता है हमारा, जब फसल कटती है तो हमने मान लीजिए जो सूखा सूखा बचता है ना, उसको हम जो है अपनी ज़मीन के ऊपर रख देते हैं, है ना। कमेंट में लिख के बताइएगा क्या बोलते हैं ना, आप मुझे भी हेल्प करिएगा थोड़ी। तो उसको जो हम ज़मीन के ऊपर ढाक देते हैं, तो उससे क्या होता है, ज़मीन की जो वो होते हैं अंदर उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि जो अच्छे अच्छे तत्व होते हैं, वो उड़ते नहीं हवा में। और उसकी जो फर्टिलिटी है, जो फर्टिलिटी क्या बोलेंगे, लिख के बताइए नीचे, है ना। तो फर्टिलिटी जो होती है उसकी वो बनी रहती है। तो ये जो है हमारा जो जितना भी क्रॉप होता है वो बहुत अच्छा बना रहता है। तो इस तरीके से उसकी मतलब कुछ जो भी जो पुराने पेड़ हैं जो कि सड़ गए गल गए, उनसे ढक देते हैं इस तरीके से, तो वो मल्चिंग होता है। ये पढ़ना है। सब्सिडी के बारे में हमको पढ़ना है, कौन कौन सी गवर्नमेंट सिस्टम में सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी का एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम एग्रीकल्चर पढ़ते हैं ना, तो एग्रीकल्चर में इंडिया में तो सब्सिडी दी जाती है बहुत, और बहुत से देशों में दी ही जाती है। सब्सिडी का मतलब है कि इस एक ऐसा मतलब जो किसानों को ऐसा मूल्य दिया जाए जिससे वो फसल अच्छे से उगा पाएँ और बेच पाएँ, है ना। तो ये चीज़ हो गई। तो ये हो गया। फिर क्या हुआ, टिलेज के बारे में हो गया, है ना। टिलेज एक होता है कि टिलेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मतलब कि ज़मीन को जो है वो बार बार जो है जब मतलब उसके अंदर फसल उगाई तो क्या उसको रोपें कि नहीं रोपें, इस तरीके से। फिर एसिडिफिकेशन, मतलब उसके अंदर जो है, जो मान लीजिए ज़्यादा पानी डाल देते हैं, तो पानी के अंदर भी ना बहुत सारे क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, है ना। या जो है आपका पानी हुआ, पानी बरसा जाता तो क्या होता है, एसिडिफिकेशन हो जाता है। तो अब जैसे कि एसिडिफिकेशन प्रॉब्लम कहाँ पर है, पंजाब में है। उन्होंने बहुत ज़्यादा पानी डाला, इरिगेशन किया खूब, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे नमक आ गया जो वहाँ की जितनी ज़मीन थी। तो इस तरीके से एसिडिफिकेशन हो जाता है ज़मीन का, और जो कि क्रॉप्स के लिए अच्छा नहीं होता है, खेती के लिए। फिर लीचिंग हो गया। लीचिंग में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जितने भी ये हो गए, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब क्या होता है, ज़मीन के अंदर जाने लगता है। तो ये सब प्रॉब्लम, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। थोड़ा कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। बुक मैंने बताई है वाणी प्रकाशन की, आप इसको जरूर पढ़ें। फिर क्रॉपिंग के अंदर जो है आपको पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ इरिगेशन प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है ना, पूरी एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। एग्जॉस्टिव मतलब इस जरूरी जरूरी नहीं है कि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके बाहर भी क्वेश्चन आ सकता है, पर ये टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते। आप समझ रहे हैं ना, ये टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते। आपने ये टॉपिक छोड़े तो समझ लीजिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका एग्जाम निकालना। फिर देखिए करंट अफेयर्स में क्या है, आपको हमेशा चेयरमैन पढ़ना है, कौन चेयरमैन अभी अपॉइंट हुआ, है ना, कब हुआ, किस चीज़ के लिए हुआ, ये पढ़ना है। डेट्स पढ़नी है, जैसे मैंने पिछली बार भी वीडियो में बनाया था, है ना, 170 प्लस कैसे लाएं उसमें। फिर स्कीम्स कौन कौन सी हैं, और इंपॉर्टेंट स्कीम की डेट कौन कौन सी, स्पेशली यूपी का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी,
मध्य प्रदेश का दे रहे हैं तो मध्य प्रदेश, है ना, हरियाणा का दे रहे हैं तो हरियाणा, ये चीज़ ध्यान रखिए। फिर जो भी कॉन्फ्रेंस हुई उनकी डेट्स क्या थी, थीम्स क्या थी, मतलब थीम मतलब उसका मुख्य एजेंडा क्या था, है ना, उसमें एक देखिए थीम आती है हर एक कॉन्फ्रेंस में, तो वो पता होनी चाहिए, डेट क्या थी, कब हुई। ऐसी रैंकिंग जो थी, है ना, जैसे मान लीजिए कोई इंडेक्स लॉन्च हुआ, कि मान लीजिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लॉन्च हुआ, तो वो जो है उसके अंदर यूएनडीपी लॉन्च करता है, तो उसके अंदर जो है आपकी क्या रैंकिंग रही इंडिया के इस बार, है ना। तो जैसे कि ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए, पिछली बार क्या थी, क्या बढ़ी, इस बार घटी, इतना तो नहीं आएगा इसमें, पर हाँ ये रैंकिंग पता होनी चाहिए थोड़ी। फिर पर्सन इन न्यूज़ जो था, मान लीजिए जैसे कि इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीसीएस का मुझे क्वेश्चन याद आता है कि उन्होंने पूछा था कि नोबेल पुरस्कार जो है कौन सी पहली बार किस औरत को मिला था, ऐसा कुछ था। तो वो जो है आपको मतलब, अब मतलब जो भी उस समय महिला रही हो या उस समय जिसको बड़ा पुरस्कार मिला, वो आपको थोड़ा याद होना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका, है ना। बड़ा पुरस्कार हुआ, बड़ा खेल हुआ इंडिया से रिलेटेड, उसमें कोई जीत गया, पीवी सिंधु जीत गई हो, तो वो सब चीज़ें इनको आपको याद करनी है, ठीक है। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लेगा, जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ें इसको हमेशा याद रखें, ये आपको ध्यान रखना है। इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अगर आप इतना भी पढ़ के चले गए ना तो भी आप करंट अफेयर्स में 10 में से 8 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। फिर लार्जेस्ट फर्स्ट वैकेंसी मैंने आपको बताया था ना, सबसे बड़ा जो है, सबसे छोटा जो है, सबसे पहला जो है, सबसे पहली बार जो हुआ, सबसे आखिरी बार जो हो रहा है, ये सब आपको पढ़ना है। तो ये बात ध्यान रखिए, इसको आपको बिल्कुल पढ़ना है, और इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जो बाकी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं उनको भी पढ़ते रहिए। फिर आता है देखिए दोस्तों पॉलिटी, पॉलिटी मतलब जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारी चीज़ें, राज्य व्यवस्था। तो इसमें देखिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स, राज के नीति निर्देशक तत्व क्या क्या है, डीपीएसपी, ये सब पढ़ना है आपको। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या, मौलिक कर्तव्य क्या है हमारे, हर सबके 10 है ना, तो वो 10 11 या 10 ऐसी हैं, 11 है शायद, तो वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो वो आपको पढ़ना है। फिर क्या है कि आपको देखिए, फिर इसके अंदर क्या आता है, ये पढ़ने के बाद आप पढ़िए यूनियन के बारे में, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बाद अंदर देखिए क्या क्या आता है। एक आता है प्रेसिडेंट, है ना, वो आपको पढ़ने हैं, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा क्या मतलब पूरा ही पढ़ना है, क्या क्या उसकी पावर है, क्या क्या वो कर सकता है ना, उसे क्या बोला जाता है, कमांडर इन चीफ का शायद क्वेश्चन आता है इस बार, तो वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर है, और आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर को मदद करते हैं, उनके बारे में पढ़ना है, कितना संख्या होती है, कितने परसेंट हो सकते हैं, 10%, 15%, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। तो आपके लिए ये बुक कौन सी है, लक्ष्मीकांत। ऐसी स्टेट के बारे में पढ़ना है। फिर पार्लियामेंट के बारे में भी आपको पढ़ना है, पार्लियामेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं पार्लियामेंट का क्वेश्चन जरूर आएगा। फिर पीआरआई मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और लोकल बॉडीज, इनके बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर उत्तर प्रदेश जीके का ये तो आप खींच लीजिए फोटो, इसको इसके ऊपर ही क्वेश्चन आएगा दोस्तों, है ना। ज्योग्राफी क्या है, कहाँ कौन कौन सी स्टेट से हम जुड़ते हैं, ये बस क्वेश्चन आया था शायद। फिर हमारे कौन कौन से अलग अलग जो है आर्ट्स मिलती हैं, है ना, कौन कौन से एरियाज़ में कौन कौन सी कौन कौन से अलग अलग नृत्य हो रहे हैं, कौन कौन सी अलग अलग चित्रकारी हो रही है, मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, इसका क्वेश्चन आया था इस बार, कि माइका कहाँ पाया जाता है, सिलिका कहाँ पाया जाता है, मॉन्यूमेंट्स कहाँ पाया जाता है, इस तरीके से। फिर कौन कौन सी हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं, कानपुर में कौन सी इंडस्ट्री पाई जाती है, मुरादाबाद में कौन सी इंडस्ट्री पाई जाती है ना, कौन कौन सा, जैसे कि जो आपका ये अलग अलग मेटल वर्क कहाँ पे होता है, सोने का काम कहाँ पे होता है, ये सब आपको पढ़ना है। सेंसस कितना चल रहा है, कौन सी सबसे ज़्यादा कहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है ना, ऐसी सबसे कम पॉपुलेशन जो है पिछड़े वर्ग की कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है कहाँ कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट में है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। मतलब सेंसस में कौन सा ज़्यादा कौन सा कम, अलग अलग श्रेणी में कौन सा ज़्यादा कौन सा कम, इस तरीके से पढ़ना आपको याद रखिएगा, ठीक है। इस समय कितनी पॉपुलेशन इंडिया की, अच्छा इंडिया का इस समय, ये यूपी का जो है इस समय क्या बोलते हैं, जो सेक्स अनुपात है वो कितना है ना, लिंग अनुपात वो कितना है, वो पता होना चाहिए, है ना, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है, कौन से कम है, इस तरीके से। फिर कौन कौन से पॉलिटिशियंस रहे, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रही, कौन कौन से पॉलिटिशियन यूपी के थे, पहला गवर्नर कौन बना, पहला ये सब कौन बना, ये सारी कौन कौन सी पार्टीज हैं, ये सारी चीज़ें। फिर हाई कोर्ट का कुछ फैक्ट्स पढ़ना है आपको, हाई कोर्ट कहाँ पर है, हाई कोर्ट की बेंच कौन कौन सी हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे जो यूपी है उसमें कौन कौन से नदी, तालाब, पानी, वृक्ष, पक्षी, पौधा, सब कुछ है ना, कुत्ता बिल्ली सब पढ़ना है आपको इसके अंदर, तो ये बात ध्यान रखिएगा थोड़ा, मजाक नहीं, पर जो है ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों इसमें पढ़नी है, ठीक है। वेजिटेशन एंड, वेजिटेशन मतलब यहाँ पे कौन कौन से जो आपके कहाँ कहाँ वन हैं, आपके कौन कौन से अलग अलग प्रजाति के पेड़ कौन कौन से पाए जाते हैं, किस एरिया में ज़्यादा आपका जो है फॉरेस्ट है, मतलब कौन कहाँ पे ज़्यादा वन है ना, इस तरीके से ये एरिया आपको पढ़ना है। फिर जो यूपी है उसमें कौन कौन से अलग अलग कार्यालय हैं, जैसे कि बरेली में कौन सा है, आइजत नगर में कौन सा है ना, इस तरीके से। देहरादून तो खैर यूपी में नहीं है। और जो है लखनऊ में कौन कौन सा है, कृषि का कहाँ पे है, शुगर केन का कहाँ पे है, गन्ने का कहाँ, वही गन्ने शुगर केन का कहाँ पर है,
तो इस तरीके से आपको ये पढ़ने पड़ेंगे। इसकी किताब है वाणी प्रकाशन की, या घटना चक्र मैंने बताया हुआ है बुक्स में, वो आप पढ़ेंगे। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, तो एक फ़ोटो खींच लीजिए इसको और ये ध्यान रखिएगा। फिर इकोनॉमी यानी कि वाणिज्य में आपको क्या क्या पढ़ना है, और ये बात ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी, इनके ऊपर तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा दोस्तों, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ये एक फॉर्मूला होता है और इसको आपको रट लेना है, एकदम रट लीजिए, समझ कर रट लीजिए, एक बार रट नहीं लीजिए, समझ के रट लीजिए। बहुत ईजी होता है, कुछ नहीं है। एक साल के अंदर कितना जो है गुड्स और सर्विसेज, मतलब कि जो गुड्स एंड सर्विसेज को हमने एक साल में प्रोड्यूस हुआ किसी भी कंट्री में, मतलब कि पैदा हुआ, तो मान लीजिए उसको हम वो क्या बोलते हैं, उसे हमें जीडीपी बोलते हैं एक कंट्री की टेरिटरी में, ठीक है। इसी तरीके से एनडीपी क्या होगा, नेट नेट हो गया, नेट मतलब उसमें से कोई चीज़ घट जाएगी तो वो आप देख लीजिएगा क्या चीज़ घट जाएगी। ऐसे ही जीएनपी हो गया, है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो कि नेशनल प्रोडक्ट क्यों बोला गया, कि इसके अंदर कोई चीज़ अलग होगी, थोड़ा इसके अंदर पैसे से लेना देना होगा या कुछ इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से आप मतलब देखिए, इसको समझिए क्यों पढ़ना है। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, आप और अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। और नेट में मतलब कोई चीज़ डिप्रिशिएट, मतलब कोई चीज़ हट रही होगी तो इसको इस तरीके से बजट पे क्वेश्चन आता है दोस्तों। बजट को आप थोड़ा सा ऊपर से देखिएगा जरूर, थोड़ा थोड़ा देख लेगा, मेन मेन पॉइंट ज़्यादा इसके अंदर घुसना नहीं होता, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूछता नहीं है ज़्यादा। पर हाँ, बजट का थोड़ा हमें देखना पड़ेगा कि बजट में कौन कौन सी स्कीम आई, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बजट में कितना पैसा किसके लिए एलोकेट किया गया, बड़ी बड़ी स्कीमों के लिए, मनरेगा के लिए किसका कितना किया गया, ये वो। और जो है बजट में कितना परसेंट, मतलब कितना जो है अनुपात में हमने जो है एग्रीकल्चर को दिया, इंडिया की बात हो रही है अभी, एग्रीकल्चर को दिया, इसको दिया, उसको दिया। इस तरीके से आपको इंडिया का बजट, इसी तरीके से आपको यूपी का बजट भी पढ़ना है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट कहाँ पे है, यूपी में। टैक्सेस कौन कौन से रहते हैं इंडिया में, वो सब बजट से रिलेटेड ही होता है। फिर आरबीआई ने कुछ अभी नई घोषणा करी हो तो वो आप थोड़ा देख लीजिएगा, ऊपर से पूछेगा, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें पूछेगा। फिर ई कॉमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ई कॉमर्स आजकल देखिए बूम में है, तो ई कॉमर्स के बारे में क्वेश्चन आएगा। और जो है ई कॉमर्स में हम ये देखिए कि कौन कौन सी जो है नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में, या ई कॉमर्स के बारे में कोई स्कीम लॉन्च करी गवर्नमेंट ने उसमें, तो यहाँ पे पूछा जा सकता है। फिर लास्ट है कि आर्ट एंड कल्चर। देखिए आर्ट एंड कल्चर पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, परंतु कुछ इसके एरियाज है उनको आप थोड़ा सा देख के जाइएगा, जैसे कि कौन कौन सी अलग अलग कलाएं, है ना, यूपी में और देश में भी थोड़ी बहुत। तो ये आप कहाँ से पढ़ेंगे, लूसेंट से पढ़ेंगे आप, ठीक है। घटना चक्र से ना शायद ना मिले आपको, पर हाँ लूसेंट में आपको ये मिल जाएगा कौन कौन सी अलग कलाएं। पर इसमें ना अपना ज़्यादा समय मत लगाइएगा, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जो बहुत मुश्किल है एक्चुअली करना, सच में। समझ रहे हैं आप लोग, ये जो है कठिन है एक्चुअली में। कितना पढ़ेंगे आप इसको, बहुत सारे हैं, पर हमको आप मुख्य मुख्य पता होना चाहिए। अब आपसे कोई पूछ ले भरतनाट्यम कहाँ का है, तो आप केरला और तमिलनाडु में, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए कहाँ पे है ना। उड़ीसी तो ईजी है, पता ही आपको। सत्रिया जो है वो कहाँ का है, तो पता होना चाहिए आसाम का है। तो ये इजी वाला आप पढ़ लीजिए। क्राफ्ट्स में भी यही है कि मधुबनी पेंटिंग पूछी तो पता होना चाहिए, मधुबनी पेंटिंग सबको पता है बिहार में होती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे कलमकारी पेंटिंग कहाँ पे, कर्नाटका की है। तो ये सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़िए आप, ठीक है। ऐसी सॉन्ग्स हैं अलग अलग, रागिनी हो गया, ये कहाँ पे हरियाणा, पिछली बार पूछा गया था, है ना। सॉन्ग था कि डांस था, देख लीजिएगा एक बार, मुझे भी कन्फ्यूजन। तो डांस, और फिर डांस के बारे में अलग अलग, जैसे मैंने आपको बता ही दिया डांस के बारे में, भरतनाट्यम में। तो इंपॉर्टेंट है ये डांस, ठीक है। तो इनको पढ़ना ही पढ़ना है आपको, इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिए। पर थोड़ा बहुत एक सरसरी नज़र से ज़रूर देखिएगा आप कि बाकी चीज़ें कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आप जब पढ़ते हैं ना तो पीछे दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर होता है। थोड़ा सा मन लगाएंगे तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर एक भक्ति सूफिज़म होता है। भक्ति सूफिज़म में क्या है, जैसे कि 1500 के आसपास जो था, उसके आसपास में 200 साल आगे पीछे, 200 साल पीछे, उसके 2 साल पहले और 2 साल उसके बाद में 1500 है। तो वहाँ पे क्या, चैतन्य महाप्रभु आए, है ना, और जो है बहुत सारे सेंट आए, बहुत सारे संत लोग आए। तो उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं दी, उनके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, कौन सा कब आया था, और उसके समकालीन कौन सा उस समय राजा था, वो पता होना चाहिए आपको। सूफिज़म, है ना, सूफिज़म जो था मुस्लिम के थ्रू था, एक मतलब कि संगीत के थ्रू अल्लाह को पाना, ऐसा कुछ था। और भक्ति में जो था भगवान को पाना, सॉन्ग के थ्रू। तो भक्ति में इस तरीके से मीरा बाई आई, और जो है बहुत सारे लोग आए थे उस समय। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। पर दोस्तों देखिए, ये एक ओवरऑल कवरेज मैंने बताया। आप इन सारी चीज़ों को जो है, इन सारे जितने भी मैंने स्लाइड्स दिए, आप इनके फोटो खींच के अपने पास रखिए। जब भी पढ़ रहे हैं इन इंपॉर्टेंट पोर्शन को आपको ज़रूर पढ़ना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई चीज़ कम लग रही हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं कि सर आप इनको बताइए, इन सारी चीज़ों पे बताइए। मैं उसका डिटेल्ड वीडियो बताऊंगा। जैसे कि इंग्लिश के लिए मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको एक्जैक्टली बताऊँगा कैसे पढ़ना है, और हम चैनल के माध्यम से भी इसको पढ़ाएंगे इंग्लिश को। तो आप लोग प्लीज़ बने रहिए।
और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर लिखें कि अगर आपको अच्छा भी लगा तो भी कमेंट छोड़ें, तो मुझे उससे प्रेरणा मिलेगी, मैं और आपके लिए डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, बहुत सारे वीडियो हैं पर आपको कोई इतना डिटेल में नहीं बताएगा कि तैयारी कैसे करनी है, बिकॉज सब लोग जो है सिर्फ और सिर्फ जो है जल्दी से वीडियो बनाने में लगे हुए हैं ना, परंतु जो बच्चे की नीड है, जो एक एस्पिरेंट की नीड है, वो कोई नहीं देख रहा है। तो कैसे पढ़ना है ये कोई नहीं बता रहा है, क्या पढ़ना है ये सब बताने में लगे हैं। तो बहुत जल्द जो है हम अपना जो है और भी वीडियोस लाएंगे, और आप मेरे पिछले वीडियोस जरूर देखिए जो मैंने और भी बनाए हैं, आपको और भी थोड़ा आइडिया मिलेगा एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।